लाइफ अगर आप प्रिजर्व कर दोगे किसी भी खाद्य पदार्थ को, जैसे फल और सब्जियों को प्रिजर्वेटिव मेथड से प्रिजर्वेटिव के द्वारा स्टोर करके रखोगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर कच्चा माल लाओगे, सपोज आपने आम है या आपके टमाटर है, अगर आपको बेमौसमी उसका स्वाद लेना है तो वो खराब हो जाएगी। अगर आप प्रिजर्व कर दोगे तो उसकी शेल्फ लाइफ मतलब उसको रखने के लिए जैसे आप मिनरल फॉर्म में बंद करके रखेंगे। नेक्स्ट है हल्दी हो गया, ठीक है, सूखी हुई मिर्चें होगी, उनको क्या करते हैं हम लोग सन ड्राइंग करते हैं, सूरज की किरणों के अंदर उसको हम सुखाते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो उसकी नमी है, वो सूरज की किरणों द्वारा इवेपोरेट हो जाती है, उड़ जाती है और सूखने के बाद हम उसको पीस के और उसको स्टोर कर सकते हैं। तो एक तरह से जो ये टेक्निक है, ये तकनीक हमारी ड्राई मसालों के लिए है जिनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अगली जो टेक्निक है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग उसे कहते हैं कि अगर 1 लीटर उबलते हुए पानी में 1 चम्मच के करीब, जैसा मैंने दिया 1 चम्मच के करीब अगर नमक डाल दो, तो ब्लांचिंग टेक्निक ऐसी होती है जिसमें अगर हम सब्जियों को उबलती हुए पानी में 5 मिनट के लिए नमक डाला हुआ पानी उसके अंदर हम रख के और बाहर निकाल देते हैं, तो वो भी एक अपनी आप में प्रिजर्व करने की एक तकनीक है। जैसे आप देखा होगा आंवले हैं, आप आंवलों को उसके अंदर डालते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसके मॉइस्चर कंटेंट को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तो ये टेक्निक उसके लिए है। अगली है प्रिजर्वेटिव। अपने आप में ही कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव तकनीक, परिरक्षण के लिए कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव आते हैं बाजार के अंदर, जिसके अंदर आपको नमक, सॉल्ट, इनके अलावा वो प्रिजर्वेटिव हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ उस काम के अंदर आती है प्रिजर्वेटिव, जब आपको उसकी शेल्फ लाइफ, किसी भी आपने जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ अगर आपको बढ़ानी है, तो जैसे बल्क के अंदर आप लोग बना देते हैं। सपोज अगर आपको 1 किलो लेना है तो 1 किलो अपने आप में प्रिजर्वेटिव, क्योंकि उसमें नमक, चीनी और ये प्रिजर्वेटिव नेचुरल डले हुए हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेशन डालने की जरूरत नहीं है। प्रिजर्वेटिव हम उतना बनाते हैं उतना अपने घर में इस्तेमाल हो जाता है 1 हफ्ते में। अगर हमको उस पदार्थ को 6 महीने, साल भर के लिए अगर स्टोर करके रखना है तो ये प्रिजर्वेटिव काम आते हैं, जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया। इनकी 2 ग्राम की मात्रा अगर हम इस्तेमाल करते हैं, 2 ग्राम की मात्रा इन जैसे सॉस हो गया, चटनी हो गया, उसमें अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारा 6 महीने, साल भर के लिए वो प्रोडक्ट हम स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें पीली नहीं लगेगी इस प्रिजर्वेटिव के इस्तेमाल करने के लिए। तो ये एक आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है, वो हमारा एक रोजमर्रा की जो जरूरतों के अंदर जो हमारा है उससे सामान बनाते हैं वो प्रिजर्वेटिव है। अगला आ गया कैनिंग। जो कैनिंग है वो भी फॉरेन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर छोटे छोटे पीसेस करके उसको लो टेम्परेचर के अंदर डिब्बा बंद करके रख देते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी उसके अंदर होती है। कुल मिला के जो तरीके हैं हमारे मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, वो चीनी, नमक, सिरका, सरसों का तेल, कुछ मसाले, फ्रीजिंग जैसे फ्रीजर के अंदर रख के, डिहाइड्रेशन जैसे मैंने बताया मसालों के अंदर नमी उड़ा के धूप के अंदर ड्राई करके उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ब्लांचिंग टेक्निक मैंने आपको बताई, अन्य जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है, ये एक प्रिजर्वेटिव मेथड है जिनके इस्तेमाल से आप अपने फल एवं सब्जियों को स्टोर करके लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं बिना फफूंदी और बिना फंगस बने। समझ में आ गया? इनकी रेशो आपके सामने मैंने डिस्प्ले करी हुई है कि कितनी रेशो से अगर उस पर आप लोग इस्तेमाल करेंगे इन प्रिजर्वेटिव को, तो वो अपने आप में आपके प्रोडक्ट को स्टोर करेंगे। टेक्नोलॉजिकल बताई थी ब्लांचिंग, जिसके थ्रू भी आप फल एवं सब्जी को मतलब प्रिजर्व करके रख सकते हैं और जिससे उसका कलर और टेक्सचर खराब ना हो। ब्लांचिंग टेक्नोलॉजी क्या थी, कोई बताएगा? कल ब्लांचिंग वर्ड यूज किया था हमने, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन में क्या है वो ब्लांचिंग टेक्नोलॉजी? खड़े होके दो, खड़े हो। 1 लीटर पानी में नमक 1 लीटर बॉईल करके मैम, वेरी गुड। 1 लीटर पानी में नमक डाल के, 1 चम्मच नमक डाल के उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाने के बाद उसके अंदर अगर वेजिटेबल्स हम लोग डिप करके और बाहर निकाल के ठंडे पानी से धो के उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, वो एक ब्लांचिंग टेक्नोलॉजी है जो आप प्रिजर्वेशन के काम आती है। उसमें क्या होता है कि उसके अंदर ना केवल वो उसके जो माइक्रोबियल
लिए, मतलब प्रिजर्व रखने के लिए जो उसकी माइक्रोबियल ग्रोथ है, इस टेक्नोलॉजी से माइक्रोबियल ग्रोथ रोक दी जाती है। और उसका जो रंग है, जो सब्जी प्रिजर्व करने वाले हो या कोई वेजिटेबल जिसको आप ब्लांचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज़ करोगे, उनके रंग और टेक्सचर भी उनका सेव हो जाता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसा कि उदाहरण के तौर पे मैंने आपको कल बताया था, आंवले को हम जैसे आंवले की रेसिपीज़ के लिए, आंवले के अचार के लिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। या जो आप गाजर गोभी का अचार आप लोग डालते हो तो आपने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं, पानी में उसको डालते हैं। ये वो सेम ब्रांचिंग टेक्नोलॉजी है कि पानी में, बॉइलिंग पानी में उसमें डाल के उसको इमीडिएटली ठंडे पानी से धो के उसको ड्राई कर दिया जाता है। उसका कारण यही है कि गाजर का जो रंग है और उसका वो जो झुर्रियाँ ना पड़े, उसका जो टेक्स्चर है वो वैसा ही रह जाए। इसलिए ये टेक्नोलॉजी जो है प्रिजर्व करने के लिए एक अच्छी टेक्नोलॉजी की तरह कुछ वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होती है। तो ब्लांचिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हुई। एक मैंने आपको बताया था कि जैम और जेली बनने के बाद कैसे पता चलेगा कि वो एंड पॉइंट आ गया, कि वो तैयार होगी। वो कौन कौन से टेस्ट है, कोई और बताएगा? कौन बताएगा? वेरी गुड, बताओ। प्लेट टेस्ट के थ्रू कैसे पता चलेगा कि जैम, और जो जैम हो गया, चटनी हो गया, सॉस हो गया, वो तैयार हो गया, पक गया अच्छे से? या फिर वो जब एक साथ आए तो तैयार हो जाएगा। वेरी गुड। कि प्लेट टेस्ट की, एक ग्लास टेस्ट और प्लेट टेस्ट मैंने बताया था। प्लेट टेस्ट के अंदर जब आप रेडी हो जाएगा वो प्रोडक्ट, तो आप एक प्लेट के ऊपर उस प्रोडक्ट को डाल के बीच बीच में चेक करते रहोगे। जब वो पानी छोड़ता रहेगा, इसका मतलब वो अभी तैयार नहीं हुआ। जब वो पूरा पल्प इकट्ठा होकर आएगा, इसका मतलब वो एंड पॉइंट आ गया, आपको गैस बंद करनी है। अगर आप वो गैस बंद नहीं करते और उसको और पकने देते हैं, तो वो एक्स्ट्रा उसके अंदर इवेपोरेट हो जाएगा आपका पानी, और वो खराब होने का, जो चीनी का ऊपर से परत जम जाती है, हार्ड हो जाता है, उसका जो जैम है आपका वो बहुत सख्त हो जाएगा, उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो वो सारा का सारा आपका अफेक्ट कर देगा। अगर वो गीला रह गया तो उसमें फंगस लग जाएगी क्योंकि नमी रह गया, और अगर आपने एक्सेस में पका लिया तो वो हार्ड इतना हो जाएगा, उसका जो टेक्सचर है, जो खाने का जो आप नरम और वो जो हम देखते हैं लेने के लिए, वो सारा का सारा आपका खराब हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्डाइज तरीके के ऊपर आपको उसको टेम्परेचर पे से हटाना है, ना कम पे ना उसके एक्सेस पकाने पे। तो ये प्लेट टेस्ट की विधि है जिससे हम ये इस तरह के प्रिजर्वेटिव का मतलब कब ये प्रोडक्ट आपका रेडी हो गया, तो रेडी टेस्ट है एक तरह से। तो ये रेडी टेस्ट की तरह हम ये रेडी टेस्ट हम लोग जैम में, सॉस के अंदर, जेली के अंदर, इनके अंदर ये हम जो टेस्ट है ये हम प्रयोग में लाते हैं। आज कल हमने क्या किया था, कौन बच्चा ऐसा है जो उसको ब्रीफ करेगा? एक बच्चा खड़े होके ये करेगा। कल हमने क्या किया था, खड़े होके बताओ। मैम प्रिजर्वेशन के बारे में बताया था आपने कि कैसे हम दो मिनट सुखा सकते हैं, जैसे फ्राई कर सकते हैं और फ्रिज में भी रखते हैं तो ये जैसे खराब ना हो और अचार खराब ना हो। इसमें हम वगैरह और मसाले डालते हैं और उसे कांच के बर्तन में भी रखते हैं। कौन बच्चा ऐसा है जो ये बताएगा कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव जो है, हम ये जो प्रिजर्वेशन का कोर्स कर रहे हैं वैल्यू एडिशन का, फल और सब्जी परिरक्षण के अंदर कौन कौन से प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होते हैं? दो प्रकार के प्रिजर्वेटिव बताए थे, जो घरेलू स्तर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रिजर्वेटिव, और जो एक केमिकल फॉर्म के अंदर होते हैं आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव। कौन बच्चा ऐसा है जो घरेलू स्तर वाला बताएगा कौन कौन से प्रिजर्वेटिव अचार, मुरब्बा, चटनी, जैम के अंदर इस्तेमाल होते हैं? खड़े होके बताओ, खड़े होके। चीनी, नमक, विनेगर, हल्दी, सरसों का तेल, वेरी गुड, सरसों का तेल, सिरका, वेरी गुड। और जो आर्टिफिशियल बताए थे, दो प्रिजर्वेटिव बताए थे जो घरेलू स्तर के अलग थे, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, सरसों का तेल हो गया, विनेगर हो गया, कुछ मसाले जैसे मेथी होगी, राई होगी। इसके अलावा जो दूसरे मैंने प्रिजर्वेटिव बताए थे वो कौन से प्रिजर्वेटिव, कौन बताएगा? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट बताया था, हाँ, सोडियम
सोडियम बेंजोएट, वेरी गुड। सोडियम बेंजोएट बताया था। सोडियम बेंजोएट जो मैंने बताया था कि किसके अंदर डाल सकते हैं, सोडियम बेंजोएट किस में डाल सकते हैं, चटनी के अंदर और सॉस के अंदर, मैंने आपको कल बताया। तो हमने कल ये पढ़ा था कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके अंदर हम लोग प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। तरीकों के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड करा था कि जैसे डिहाइड्रेशन यानी ड्राइंग प्रोसेस, जिसके अंदर धूप की किरणों द्वारा मॉइस्चर कंटेंट को इवेपोरेशन हो जाता है, तो उसको स्टोर आसानी से किया जा सकता है। जैसे कि मसाले कुछ फ्रीजिंग टेम्परेचर पे कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर में, जैसे मीट प्रोडक्ट्स हो गए उनको रेफ्रिजरेटर में हम रख दें तो वो ज़्यादा देर तक संरक्षित हो सकते हैं। कुछ हमने अचार वगैरह के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने कहा था जैसे ये घरेलू स्तर पे चीनी वगैरह इस तरह से करके हम प्रिजर्व कर सकते हैं, चीनी शुगर की मात्रा या सरसों का तेल या मसाले, इनके द्वारा हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और जो सॉस चटनी वगैरह है उसके अंदर मैंने आपको बताया था जो ये केमिकल है, जो ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है और सोडियम बेंजोएट है, इन जैसों को इस्तेमाल करके हम लोग अपने फल एवं सब्जी के प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैम करेंगे। जैम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आज मैं आपको दो तरह के जैम करवाऊंगी, एक पपाया जैम और एक क्या कहते हैं एप्पल जैम। मैंने आपको कल बताया था कि जैम और चटनी में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? जैम जो है पके हुए फल जो होते हैं उनसे हम जैम बनाते हैं, और जो जैम है वो जैम अच्छे से जो लेयर जैम निकलता है वो जो सेटल्ड फॉर्म में आता है वो किस कारण से आता है? वो पके हुए फलों से ही हम जैम क्यों बनाते हैं? उसका कारण है एक पैक्टिन नाम का कार्बोज पके हुए फलों में मौजूद होता है, जो अमल और जो आपका चीनी है उसके साथ मिलके वो जो पैक्टिन है वो उसको सेटल आउट करता है जैम को। जैम लेयर में होता है, इकट्ठा होता है, तो पैक्टिन नाम का पदार्थ जो फलों के अंदर, पके हुए फलों के अंदर पाया जाता है, जो चीनी और चीनी के साथ मिक्स होके उस प्रोडक्ट को सेटल करने के लिए काम आता है, तो जैम तैयार होता है। तो ये पैक्टिन जो है आपको पता कैसे चलेगा कि पैक्टिन कैसे होता है? तो पैक्टिन जो है, कुछ फल ऐसे होते हैं जिन फलों के अंदर ज़्यादा पैक्टिन पाया जाता है और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये पैक्टिन कम पाया जाता है। ज़्यादा किन फलों में पाया जाता है? ज़्यादा जैसे आपका सेब हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, इनके अंदर पैक्टिन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। और कम पैक्टिन वाले पदार्थ हो गए, जैसे फल हो गए, जैसे आड़ू हो गया, नाशपाती हो गया, इनमें पैक्टिन की मात्रा कम होती है, तो इनका जैम बनने में दिक्कत आती है, सेटल होने में दिक्कत आती है। इस केस के अंदर अगर किसी को ये फल जो कम पैक्टिन वाले हैं उनका जैम बनाना है, तो कोशिश रहे कि ज़्यादा पैक्टिन वाले फल के साथ मिक्स करके उसको बनाए, ताकि वो सेटल अच्छे से हो सके और वो अच्छी तरह से आपका जैम बन सके। तो कोशिश यही रहेगी जो पैक्टिन जिस फलों में ज़्यादा होता है उसको ही हम उन्हीं फलों को इस्तेमाल करें जैम बनाने के लिए। आपने मार्केट में भी देखा होगा किस किस तरह के आपके पास कौन कौन से जैम मौजूद होते हैं। सेब का जैम आता है, पपीते का जैम आपने देखा होगा आता है, आपने मिक्स फ्रूट का देखा होगा। मिक्स फ्रूट का वही कारण है कि जो कम पैक्टिन वाले फल हैं और जो ज़्यादा पैक्टिन वाले फल हैं उनका मिश्रण करने के बाद हम मिक्स फ्रूट का जैम तैयार कर लेते हैं, तो इसलिए वो मिक्स फ्रूट के नाम से आपका अवेलेबल होता है। अब आप मेरे से अगला सवाल ये पूछेंगे कि पता कैसे चलेगा? आपने तो एक बता दिया, कई फल ऐसे हैं जिनके बारे में हमें भी नहीं पता है और आपको भी नहीं पता है कि क्या ये फल पैक्टिन युक्त हैं या पैक्टिन से कम है। तो उसके लिए एक अल्कोहल टेस्ट आता है, जिसके द्वारा आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में फल में पैक्टिन है कि नहीं। उस अल्कोहल टेस्ट का आपको कैसे करना है कि 3 चम्मच आपको जो है आपको मिथेलेटेड स्पिरिट के नाम से आता है, उसको 1 चम्मच जूस के साथ मिक्स कर लो, फ्रूट जूस के साथ। स्पेलिंग नोट कर लो, METHILABIT, मिथेलेटेड स्पिरिट के नाम से आता है। METHILABIT मिथेलेटेड स्पिरिट आती है, जिसके अंदर 3 चम्मच इस स्पिरिट के अंदर मिक्स करके एक चम्मच जूस को मिक्स करोगे तो गांठ फॉर्म में आ जाएगा, एक क्लॉट बन जाएगा। अगर वो क्लॉट बनता है तो आपका वो फल जो है पैक्टिन से भरपूर है। अगर वो क्लॉट
नहीं बनता, खिड़ जाता है या ढीला रह जाता है, तो वो फल आपका पैक्टिन उस फलों के अंदर कम है। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है अगर आप घर के अंदर या लार्ज स्केल के ऊपर जैम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये अल्कोहल टेस्ट, आपका रेडी टेस्ट, और किन फलों के अंदर पैक्टिन पाया जाता है वो कैसे पता चलेगा, और पैक्टिन यूज फल अगर नहीं है तो मिश्रण करके 2 फलों का मिक्स फ्रूट की तरह आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है जैम जो है आज तैयार करेंगे। 2 चीज़ों का जैम बनाएंगे, उसकी प्रोपोर्शन यही रहेगी। अगर आपका पपीता है तो 1 किलो पपीते के अंदर हम 750 ग्राम के करीब चीनी लेंगे। पपीता जो है हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस करने के बाद पानी जो है कुछ % पानी के अंदर उसको नरम होने के लिए पकाएंगे। पानी की जो मात्रा रहेगी उसके अंदर चीनी की मात्रा 1 किलो पल्प के अंदर, मतलब जैसे छिलका भी निकाल दो, बीज भी निकाल दो, तो जो गुद्दा निकलेगा वो आपका 1 किलो होना चाहिए। 750 ग्राम उसके अंदर चीनी होनी चाहिए। आपका सिट्रिक एसिड इसके अंदर डलेगा, मैंने बोला था ये भी एक सिट्रिक एसिड जो प्रिजर्वेटिव, वो आपका 2 ग्राम डलेगा। और 100 लीटर के करीब, मतलब थोड़ा सा पानी, अंदाज़ा इतना कि वो फल जो है पकने के लिए उसके अंदर डूब जाए, क्योंकि नरम ऑलरेडी पके हुए फल हैं, उसके अंदर ज़्यादा पानी का इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे जो पपीते, अगर आप सेब का जैम बनाएंगे, सेब काटते ही काला पड़ जाता है, तो कोशिश रहे छिलका जब उतार के सेब को रखें तो पानी में एक बार डुबो के रखें, और जब आप कद्दूकस करें तो उसमें ऑलरेडी पानी थोड़ा सा, जितना मैंने आपको बताया उतना उसमें पानी डाल के रखेंगे, ताकि कद्दूकस करते समय वो काला ना हो जाए। इसको तैयार करते समय वैसे ही होगा जैसे कल आपने चटनी बनाई थी, कि आपने इसको सेब को पकने के लिए करना है। जब वो नरम हो जाएगा, चीनी की प्रोपोर्शन भी उसमें डल जाएगी, जब वो नरम हो जाएगा तब आप वेट टेस्ट के द्वारा उसका रेडी टेस्ट चेक करेंगे कि वो रेडी हो गया कि नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के हम आज आपको जैम का हम लोग कवर करेंगे। आपको पता चल गया बेसिक क्या है, सेटल आउट होने में क्या दिक्कत है, अल्कोहल टेस्ट क्या है, रेडी टेस्ट क्या है। ओके, तो अब हम प्रोसीड करेंगे जैम बनाने के लिए। मेरे पास 2 हैं, 2 ग्रुप के अंदर 2 गर्ल्स आ जाएँ जो इसको आगे आज सारी क्लास को मेरे साथ मिलके इसको लीड करें। हमने बनाया, ये हमारा है, किसका जैम है, पपीते का। ये हमारा सेब का। जो मैंने कहा था कि रेडी टेस्ट कैसे पता चलेगा आपको, प्लेट टेस्ट जिसे कहते हैं, वो रेडी टेस्ट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। प्लेट टेस्ट, उसके अंदर हमने आपको बताया था अगर ये पानी ना निकले इसके अंदर से और ये पूरा का पूरा फल नीचे आए, तो वो आपका जो है रेडी हो गया है जैम आपका। तो इसमें आप पानी अभी कम छोड़ा, थोड़ा सा और पकाएंगे। और जो ये एप्पल वाला जैम है, इसके अंदर से अभी बहुत पानी निकल रहा है, देख रहे हो सारा पानी निकल रहा है। तो इसका मतलब ये अभी आपका उतारने के लिए गैस से रेडी नहीं हुआ। ये ऑलमोस्ट रेडी है, ये जो है अभी हमारा तैयार होना बाकी है। ये टेस्ट हम लोग करके देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा प्रोडक्ट तैयार हो गया। इसके अंदर सॉस, चटनी, टोमेटो सॉस, टोमेटो चटनी मतलब, और जैम। ठीक है, इनके अंदर सबसे पहले हमने सॉस और जो चटनी करी उसमें प्रिजर्वेटिव कौन से करें, चीनी, सिरका, चीनी, और जो आर्टिफिशियल हमने डाला उसके अंदर प्रिजर्वेटिव अभी बताया था, सोडियम बेंजोएट, लिख लो इसको। ठीक है, वो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है। दूसरा जो हमने करा जैम के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, जो प्रिजर्वेटिव का काम करा, घरेलू प्रिजर्वेटिव का क्या काम करा, हाँ चीनी थी उसके अंदर, वो प्रिजर्वेटिव का काम करा। सिट्रिक एसिड हमने उसके अंदर प्लस किया था। अब जो अचार करने वाले हम, अचार के अंदर जैसे हम ये इसका आम का अचार, आज हमारी रेसिपी रहेगी अचार आम की। आम के अचार के अंदर आप लोग हर गाँव में डालते हो, कौन सा ऐसा प्रिजर्वेटिव है, घरेलू प्रिजर्वेटिव जो आम के अचार के अंदर इस्तेमाल होगा, मैंने शुरुआती लेक्चर में बताया। नमक, हल्दी, सरसों का तेल, मेथी दाना। ठीक है, ये घरेलू स्तर के प्रिजर्वेटिव है 100। इसके अंदर कोई भी हम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। तो ये आज हम जो करने वाले हैं वो आम का अचार की रेसिपी और नींबू का अचार। तो आज हमारा पिकल पार्ट जो है शुरू हो। ठीक है, का जो हमारा अचार का एक पोर्शन है कि जैसा अभी प्रिया ने बताया
कि हम लोग भाई अचार खराब सब कुछ अच्छे से किया, हमारे बताए अनुसार आप लोगों ने तेल, सरसों का तेल गर्म करके डबो के रखा, उसके अंदर नमक की मात्रा सही रखी, सारी चीज़ हमने परफेक्ट करी और बर्तन में डाल दिया। फिर आप बोलते हो कि भाई हम लोगों का अचार फिर भी खराब हो गया। तो जैसे अभी प्रिया ने आपको बताया कि भाई हमारा अचार खराब होने का एक कारण है अगर साफ बर्तन ना हो। ठीक है, साफ बर्तन से हमारा क्या मतलब है कि आपने ये ले लिया, हमने इसको धो के रख दिया, आप कहेंगे ये साफ है, हमारे हिसाब से ये साफ नहीं है। एक टेक्निक आती है जो अचार को डालने से पहले स्टेरिलाइजेशन ऑफ बॉटल्स, मतलब इनको इसके अंदर जो कीटाणु हैं, इनके अंदर जो नमी है उसको हटाना और इसको ऐसा तैयार करना बॉटल्स को कि उसके अंदर ऑलरेडी कोई भी नमी या बाहर के कीटाणु या हवा के द्वारा जो कोई भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट ना हो और वो सही ढंग से आपकी तैयार हो बॉटल आपका अचार और वो पलटने के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, उबलते हुए पानी के अंदर जो कांच की बॉटल्स हैं जिसके अंदर हमें अचार, चटनी, मुरब्बा डालना है, उसको बॉइलिंग पॉइंट पे उस बर्तन को रख के उसके अंदर गर्म पानी के अंदर और फिर उसको हम नेचुरल सन के अंदर उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब वो सूख जाता है, आपको लगता है कि सूख गया, आपने बंद कर दिया, पर फिर भी आप जब उसको अचार पलटने लगते हैं तो गैस के ऊपर भी हम उसको डालने से पहले सूखे हुए बर्तन को भी उसके अंदर थोड़ा सा ऊंची आंच से हम उसको निकाल लेते हैं ताकि उसके अंदर जो नमी कोई हो या कुछ और हो वो इवेपोरेट हो जाए, मॉइस्चर उसका, और फिर हमारा जो है अचार जो है उसके अंदर हम पलटें। तो जो स्टेरिलाइजेशन की टेक्निक है, बॉटल को तैयार करने के लिए तकनीक है जिसके द्वारा हम उसको एक सुरक्षित ढंग से तैयार करते हैं ताकि आपका अचार जो है खराब होने के चांसेस कम हो। पपीते का जैम और एप्पल का जैम, उसमें हमने सबसे पहले थोड़े से आधी कच्ची उसमें पानी डाल दिया था, उसे उबाला, फिर उसमें चीनी डाली 750 ग्राम, 750 ग्राम से कम डाली चीनी क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाता है, पपीते में पहले से ही मीठा होता है। तो उसमें उबाला, उसे अच्छे से उबालते रहे, बाद में उसमें सिट्रिक एसिड डाला जो था 2.5 था, वो डाला 2.5 ग्राम। तो फिर उसे उबाला, जब उसके बाद जब वो बन गया तो फ्लेवर टेस्ट किया और जब वो नीचे आ रहा था तो दोबारा जब पानी निकल रहा था तो उसे दोबारा उबाला और सेक लगवाते रहे, गर्म करते रहे। तो उसके बाद दोबारा फ्लेवर टेस्ट किया है तो तब बन जाती है। अचार जो है खराब होने के क्या क्या कारण हैं, किस कारण से अचार खराब होता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने अचार डाला, मेरे कहे अनुसार आपने प्रिजर्वेटिव सही डाल दिया, प्रिजर्वेटिव तो अचारों में डालेंगे नहीं, नमक और सरसों के तेल की मात्रा ठीक है, फिर भी हमारा अचार खराब हो जाता है। उसका पीछे क्या कारण है, कौन बताएगा? सबसे पहले कारण प्रिया बताएगी। हाँ बता प्रिया, अभी बता रही थी। हाँ, ये कि उसमें कई बार जो बर्तन है जिसमें हम उसको स्टोर रखते हैं ना, वो हमारे पास से कई बार अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाता, उसमें पानी की मात्रा रह जाती है, नमी रह जाती है जिसमें। वेरी गुड। ये नमी रह जाती है, बर्तन की बात करी इन्होंने। तो बर्तन के पीछे हम बताएंगे कि जो भी आप फल एवं सब्जी बनाए उसका परिरक्षण करके रखते हैं तो उसके अंदर हमने सब कुछ एहतियात से काम करा, क्या बोलेगी?